Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Live with Arts. I hope you all people are fine. Thank you so much for your love and support. So today I decided to make a video on literary theory structuralism as per commented. But before starting the video, please like, share and subscribe my channel. स्ट्रक्चरिज्म को स्टार्ट करने से पहले आपको लिटरेरी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। लिटरेरी थ्योरी क्या है, उसके अलावा लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। लिटरेरी थ्योरी एक्चुअली लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बना है। क्रिटिसिज्म क्या है, हमेशा क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो, बल्कि उसका मतलब है कि क्रिटिसाइज़ नहीं लेकिन एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, टेलिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पॉइंट्स। आप किसी शादी में जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। ये नहीं है कि आप उसके जस्ट नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगेंगे आप उनके बारे में भी बताएंगे। क्रिटिसिज्म ये चीज़ है, यानी टेलिंग अबाउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स एंड एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग। क्रिटिसिज्म दो टाइप्स हैं, इवेल्युएटिंग लिटरेचर इन जनरल और इवेल्युएटिंग स्पेसिफिक वर्क्स। अब इवेल्युएटिंग लिटरेचर इन जनरल यानी ओवरऑल क्रिटिसिज्म करना, बुक्स के वर्क के अच्छे और बुरे पॉइंट्स के बारे में बताना। जैसे कि अरिस्टोटल ने अपनी बुक इन पोइटिक्स में किया था, उसमें उसने पोइट के ट्रेजिक हीरो के हर किसी का एक क्राइटेरिया बताया था कि ट्रेजिक हीरो को या पोइट को ऐसे होना चाहिए। उसके अलावा इवेल्युएटिंग स्पेसिफिक वर्क्स, जैसे कि मैथ्यू आर्लैंड ने अपने काम में किया था, यानी उसने कुछ मखसूस राइटर्स को क्रिटिसाइज़ किया था और कुछ मखसूस उनके राइटर्स के वर्क्स को उसने क्रिटिसाइज़ किया था। इसी तरह अगर हम देखें तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि इट विल हेल्प यू टू क्रिटिसाइज़ अ वर्क बाय इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स, यानी क्रिटिक्स को लेकर आप उस क्रिटिसिज्म को लेकर आप उस वर्क को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लिटरेरी थ्योरी को देखें तो इट विल हेल्प यू क्रिटिसाइजिंग द टेक्स्ट योरसेल्फ। आप टेक्स्ट को खुद से एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लिटरेरी थ्योरी है क्या? लिटरेरी थ्योरी, फ़र्ज़ करें अगर आप कोई पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो किसी भी कलर के ग्लासेस लगाते हैं, तो आप वो ग्लासेस लगाकर आपको सारी वर्ल्ड दुनिया सब कुछ उसी कलर की लगेगी, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो हर तरह की लगेगी। इसी तरह लिटरेरी थ्योरी है। आप लिटरेरी थ्योरी के क्लासेस लगाकर, लिटरेरी थ्योरीज़ बहुत सारी हैं, आप जैसे कि स्ट्रक्चरिज्म, साइको एनालिसिस, मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, फॉर्मलिज्म, किसी भी लिटरेरी थ्योरी के क्लासेस लगाकर आप किसी टेक्स्ट को देखेंगे तो आप उसी के पॉइंट्स निकालेंगे उसमें से, उसी थ्योरी के, तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करेंगे और वो आप इंटरप्रिटेशंस खुद करेंगे। ये होते हैं हमारे पास लिटरेरी थ्योरी। स्ट्रक्चरलिज्म, द लिटरेरी थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? अब स्ट्रक्चर से बात वहाँ से होती है, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स का भी एक स्ट्रक्चर है, यानी उसमें कॉन्टिनेंट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम, सारा कुछ एक स्ट्रक्चर है, उसमें फर्दर सिटीज़ आते हैं। इसी तरह हर चीज़ का स्ट्रक्चर है। जैसे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का भी स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास मेंशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर उर्दू लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी हर चीज़ का स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के होते हुए ही हम मीनिंग और फर्दर डिटेल को समझ सकते हैं। जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं या लिंग्विस्ट हैं, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं कि एक किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर होना लाजमी है और वो एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको फर्दर अगर नोम चॉम्स्की ने और डिफरेंट राइटर्स ने बताया, जैसे कि नोम चॉम्स्की ने कहा है कि डीप स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है, वो मैं फर्दर वीडियो में आपको बताऊँगी। हम सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, जिसका स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन क्या है। उसका ओरिजिन फ्रांस है, जिसमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने 1950 में स्ट्रक्चरलिज्म को इनॉग्रेट किया था, उसे इंट्रोड्यूस कराया था वर्ल्ड को। अब इसमें ये तो था ओरिजिन जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने किया था, लेकिन उससे पहले फर्डिनेंड डी सॉसर ने, जिसको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म या फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है, उसने 1960 में स्ट्रक्चरलिज्म कंसेप्ट को शो कराया था। उसने अपनी बुक, या ये कह लें उसने कभी बुक नहीं लिखी थी, उसने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा नोट्स दिए थे और लेक्चर्स दिए थे। नोट्स नहीं, उसने अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिए थे और लेक्चर का स्टूडेंट्स नोट कर दिए थे और उसके मरने के बाद उनको एक बुक की फॉर्म दे दिया गया था, जिसको इन अ कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक कहा जाता है।
अब इसकी सबसे मेन है थेरी साइन सिग्निफायर सिग्निफायर, जो फर्दर मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप उसकी लैंग एंड पेरोल थेरी को समझ लें, उसकी मूवमेंट को समझ लें, जिसमें उसने लैंग के बारे में बताया। लैंग क्या है? अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, वो कंप्लीट सिस्टम जिसमें ग्रामर, रूल्स, सब कुछ आ जाता है। पेरोल में एक इंडिविजुअल की खुद की लैंग्वेज, उसकी खुद की अटरेंसेज आ जाती हैं। इसी कंसेप्ट को नोम चॉम्स्की ने इसी कंसेप्ट को इस तरह बताया है कि लैंग को उसने कॉम्पिटेंस कहा है, जिसका मतलब है कि होल मटेरियल रेड, जबकि पेरोल को उसने परफॉर्मेंस कहा है, जो इंडिविजुअल की खुद की परफॉर्मेंस होती है। कॉम्पिटेंस जो पूरा कोर्स हम एक क्लास में पढ़ते हैं या जो भी टेक्स्ट के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक स्टूडेंट जो पढ़ता है, जो टेस्ट देता है, जो उसको याद रह जाता है, जो टास्क करता है, उसको हम लोग इंडिविजुअल की ओन परफॉर्मेंस कहेंगे, जो उसके माइंड, उसके मेंटल कंसेप्ट की है। फर्डिनेंड डी सॉसर ने अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी दी थी वो थी सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। साइन, उसने बोला था कि साइन जो है वो फर्दर डिवाइड है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में। साइन क्या है? कि कोई भी चीज़ जो इंडिकेट करती है या रिप्रेजेंट करती है समथिंग एल्स को, किसी और चीज़ को। सिग्निफायर क्या है? कोई वर्ड है या साउंड है जो कि हम लोग बोलते हैं, अटर करते हैं। जबकि सिग्निफाइड क्या है? वो मेंटल कंसेप्ट है जो लफ्ज़ बोलने के बाद, वर्ड या साउंड बोलने के बाद हमारे ज़हन में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है, तो ट्री हम एक वर्ड है, एक सिग्निफायर है, और सिग्निफायर कभी चेंज नहीं होता। अब ट्री वर्ड है, ट्री वर्ड सेम का सेम रहेगा, लेकिन हर बंदे के जहन में कोई डिफरेंट मेंटल कंसेप्ट बनेगा। किसी के जहन में ये ट्री बनेगा, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये, मतलब मुख्तलिफ कलर्स और पिक्चर्स और डिफरेंट ट्रीज़ बनेंगे। ये हमारे मेंटल कंसेप्ट हैं जो हमारे जहन में बनते हैं। सिग्निफायर जो है वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। वो जैसे कि एक वर्ड है आफुल, तो आफुल वर्ड का पहले मतलब होता था, यानी उसका सिग्निफाइड होता था कि फुल ऑफ रिस्पेक्ट, इसीलिए उसको कहा जाता था ऑफुल मैजेस्टी ऑफ गॉड। लेकिन अब ऑफुल का मतलब जो है वो चेंज हो चुका है, उसको एक बैड सेंस में लिया गया। यानी सिग्निफायर नेवर चेंजेस बट सिग्निफाइड चेंजेस विद द टाइम। अब अगर हम इसमें एक और बात देखें तो ये बताइए कि रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी वर्ड को के मीनिंग्स को समझने के लिए हमें उसके रिलेटिव एडजॉइनिंग वर्ड्स को समझने की ज़रूरत होती है। हम किसी भी वर्ड को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने जैसे बताया कि हॉवल, शेड, हट, हाउस, मेंशन, अगर हम हाउस को डिफ़ाइन करना चाहें तो हमें हट और शेड को बताना पड़ेगा कि उससे बड़ा होता है हाउस, और मेंशन और पैलेस से छोटा होता है। यानी एक वर्ड को समझाने के लिए हमें उसके साथ के डिफरेंट वर्ड्स को, आसपास के डिफरेंट वर्ड्स को समझाना पड़ता है, तब हम उस वर्ड का मतलब बता सकते हैं। नेक्स्ट हम उसने जो थ्योरी दी थी वो थी आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो मीनिंग है ना वर्ड्स के, वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। यानी कि अगर गॉड को हम लें तो मुस्लिम्स उसे अल्लाह कंसिडर करेंगे, इंडियंस उसे कृष्णा कहेंगे, गॉड क्रिश्चियंस के लिए एक जीसस क्राइस्ट है, और गॉड एथिस्ट के लिए सोल होंगे। यानी मीनिंग्स जो है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने कहा है कि किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए उसके बाइनरी ऑपोजिट का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक गुड के बारे में बताते हैं, जो चीज़ अच्छी है, तो क्यों बताते हैं? क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इवल नहीं है उसमें, तो इसलिए वो चीज़ अच्छी है। अगर कुछ डार्क है तो डार्क क्यों है? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है, तो इसीलिए वो चीज़ डार्क है। नोम चॉम्स्की ने डिस्टिंक्शन दी थी डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में। डीप स्ट्रक्चर क्या है? कि एक एब्स्ट्रैक्ट या अंडरलाइन स्ट्रक्चर है एक लैंग्वेज के अंदर, जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जबकि सरफेस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो कंसिस्ट होता है, मतलब उसमें डिफरेंट सारी कलेक्शंस होती हैं वर्ड्स की, साउंड्स की, जो हम स्पीक करते हैं और स्पीकर हमारा सुनता है एक सेंटेंस के अंदर। अगर सिंगल सेंटेंस की बात करें तो उसके काफ़ी सारे सरफेस फॉर्म्स, फीचर्स या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेम ही रहेगा, जिसको हम डीप स्ट्रक्चर या डीप मीनिंग कहेंगे। तो अंडरलाइन स्ट्रक्चर या डीप स्ट्रक्चर जो है वो मीनिंग को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखी हुई है दिस इज़ माय बुक, द बुक इज़ माइन, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। तो इसके 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, 3 सरफेस फॉर्म्स हैं, लेकिन इसका डीप स्ट्रक्चर एक ही है कि दैट बुक इज़ माइन, बुक मेरी है। लेकिन 3 तरह से बयान किया गया है। इसी तरह अगर हम ये नीचे देखें, आई रीड अ बुक, द बुक इज़ रेड बाय मी, तो हम लोग इसके भी 2 सरफेस फॉर्म है, लेकिन इसका डीप स्ट्रक्चर एक ही है कि किताब मैंने पढ़ी। ये थी वीडियो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। डू लाइक माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।